नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 12th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और क्लास 12th की ज्योग्राफी का जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हमारी जो पुस्तक है उसका पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया था। दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वर्दी, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या जो है वो उसका वितरण किस प्रकार है, उसका फैलाव किस प्रकार है। भारत और पूरे विश्व की बात हम कर रहे हैं, पूरे संसार की बात हम कर रहे हैं कि जनसंख्या किस प्रकार फैली हुई है, कितने किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं घनत्व और कितने समय में कितने लोग बढ़ रहे हैं वर्दी। ये सारी चीज़ें देखते हुए हम आज क्लास 12th का जो दूसरा चैप्टर है उसका तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। आज हमें जनसंख्या की वृद्धि के बारे में पढ़ना है, यानी जन यानी लोग, उनकी संख्या यानी काउंटिंग, उनकी गिनती कैसे होती है और वृद्धि का पता कैसे लगाया जाता है। यानी जनसंख्या यानी लोग जो है उनकी काउंटिंग, उनकी गिनती में लोगों में वृद्धि कैसे होती है, लोग कैसे बढ़ जाते हैं और हमें पता कैसे चलता है, जनसंख्या वृद्धि से पता चलता है। ठीक है, और इसके कुछ फॉर्मूले होंगे, इसके कुछ सूत्र होंगे, इसके कुछ ट्रिक होगी जिससे हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर कितने लोग बढ़ गए और कितने लोग घट गए। तो जनसंख्या की आधारभूत संकल्पनाओं के नाम से हम उन्हें जाना करते हैं। फिर हम देखेंगे प्रौद्योगिकी जनसंख्या में सहायक, यानी तकनीकी सुख सुविधाएं, टेक्नोलॉजी जो है उनका सहयोग हम जनसंख्या, वो जो टेक्नोलॉजी होती है वो जनसंख्या बढ़ने में किस प्रकार सहयोग करती है। आरामदायक स्थितियाँ, चिकित्सा वगैरह, मशीनें वगैरह इतनी होगी कि व्यक्ति को बहुत आराम हो गया, तो जनसंख्या के लिए सहायक साबित हो रही है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जनसंख्या क्या है। जनसंख्या लोगों की संख्या है, लोगों की गणना है और ये प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। कितने साल में होती है? भारत के अंदर प्रत्येक 10 वर्ष में क्या होती है? जनगणना। देखिए थोड़ा इसको बेसिक देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना, भारत के अंदर पहली बार जिन्होंने जनगणना कराई वो एक अंग्रेज थे। कौन थे भाई? एक अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे। कौन थे भाई? ब्रिटिश थे। और ये ब्रिटिश सरकार के वायसराय थे, यानी वहां के प्रतिनिधि थे। वायसराय का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि होता था अंग्रेजों का एक, जो भारत के अंदर रहा करता था। वायसराय, ब्रिटिश वायसराय। और उनका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो वह व्यक्ति है जिन्होंने भारत के अंदर पहली बार लोगों की संख्या यानी जन की संख्या की काउंटिंग की और समय था 1872। 1872 में पहली बार लॉर्ड मेयो व्यक्ति है जिसने भारत में जनगणना की। उन्होंने अजमेर में रहते हुए, राजस्थान के अजमेर में रहते हुए, अजमेर में 1876 के आसपास एक मयो कॉलेज भी खोला, जिसका नाम तो कॉलेज है लेकिन है क्या? स्कूल। तो एक स्कूल खोला जिसको मयो कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जनसंख्या की शुरुआत किसने की? काउंटिंग की शुरुआत, गणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो ने की। उसके बाद एक नया गवर्नर जनरल आता है 1881 में, 1881 में, और उनका नाम रहता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन भारत में दूसरी बार जनगणना करते हैं, दूसरी बार लोगों की काउंटिंग। देखो हमारे यहाँ पे अधिकतर लोग किसने किए? बाहरी, अधिकतर काम किसने किए? बाहरी लोगों ने। अंग्रेज कर रहे हैं गणना भारत के लोगों की। 1881 में लॉर्ड रिपन जो है उन्होंने गणना की और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में, कितने वर्ष में? प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में क्या होती है? जनगणना होती है। अब तक भारत में कितनी बार? 15 बार जनगणना हो चुकी है। कितनी बार भाई? 15 बार भारत में क्या हो चुकी है? जनगणना हो चुकी है। लास्ट कब हुई थी? 2011 में भारत की जनगणना हुई थी। ठीक है, अब जो जनगणना है वो हमने कब से शुरू की? तो हमने भारत की जो जनगणना है वो 1949 में हमने एक ऑफिस बनाया और 1951 में हमने पहली बार क्या किया? जनगणना की। 1951 में हमने पहली बार क्या किया? जनगणना की। तो लॉर्ड मेयो आता है, फिर लॉर्ड रिपन आता है और इस प्रकार भारत की जनगणना जो है
वो शुरू होती है। तो आप ये समझ गए कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या की काउंटिंग कैसे होती है, जनगणना के माध्यम से। वो जनगणना, जन यानी लोगों की गणना करना, लोगों की गणना किस रूप में, संख्या के रूप में, कैसे वृद्धि कितनी हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। जैसे कि ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कितने समय में कितने लोग बढ़े हैं, इसका पता लगाना ही क्या है, यानी निश्चित भूभाग पर निश्चित समय में, निश्चित भूभाग पर निश्चित समय में कितने लोग बढ़ते हैं और कितने घटते हैं तो ऋणात्मक वृद्धि हो जाएगी और बढ़ते हैं तो धनात्मक वृद्धि हो जाएगी, किसकी, जनसंख्या की। लेकिन मोटे मोटे तौर पर एक ओपन तरीके से इसको क्या बोला जाता है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का यह अर्थ है किसी एक भूभाग पर या किसी एक क्षेत्र पर, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ कितने समय में कितने लोग बढ़े हैं, क्या परिवर्तन आया है वहाँ पे लोगों की संख्या में। किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए, निश्चित अवधि यानी निश्चित समय में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, या तो ये लोग बढ़े हैं तो धनात्मक है, लोग अगर वहाँ पे बढ़े हैं तो क्या है, धनात्मक है, लोग अगर वहाँ घटे हैं तो क्या है, जनसंख्या ऋणात्मक। एक उदाहरण लेते हैं हम, राजस्थान का जयपुर, राजस्थान के जयपुर में 10 साल के अंदर जो लोग हैं उनको देखा जाता है, तो भूभाग, एक निश्चित भूभाग, क्या लिया हमने, जयपुर, एक निश्चित समय 10 साल, 10 साल पहले 1 लाख थे और 10 साल बाद 8 लाख हो गए। तो ये जो आंकड़ा बढ़ा है निश्चित भूभाग पर यानी जयपुर पर निश्चित समय यानी 10 साल में कितने लोग बढ़ गए, 1 लाख के 8 लाख हो गए, यानी कितने बढ़ गए, 7 लाख। तो वृद्धि कैसी है, प्लस में है, बढ़े हैं, धनात्मक। लेकिन एक गांव है जहाँ 2,500 लोग रहते हैं और 10 साल बाद वहाँ जनगणना होती है तो 1500 ही लोग बचते हैं, क्योंकि जैसे लोग युवा होते हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोई रोजगार के लिए जा रहा है, तो वहाँ लोग घट गए, तो वो क्या हो गया, ऋणात्मक। तो जनसंख्या वृद्धि कितने रूपों में होती है, 2 रूपों में देखने को मिलती है। कितने रूपों में देखने को मिलती है, 2 रूपों में, या तो धनात्मक या ऋणात्मक। कहाँ की जाती है, निश्चित भूभाग और निश्चित क्षेत्र पर, ठीक है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है कि कितने प्रतिशत बढ़े। हम संकल्पनाएं पढ़ेंगे, अभी ट्रिक आएगी, सारे सूत्र और फॉर्मूला आएंगे, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक है। क्या है समझिए, यानी जनसंख्या जो होती है किसी क्षेत्र की प्रगति बताती है। जैसे भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है तो भारत की प्रगति क्या है, अवरुद्ध होगी, क्योंकि विकासशील जो देश होते हैं ना उनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है। मानव के संसाधन, मानव के व्यवसाय, मानव के रोजगार, ये सब बढ़ना अच्छी चीज़ है। देश की जो करेंसी होती है, जो मुद्रा होती है, उसकी वैल्यू बढ़ना अच्छी बात है। लेकिन देश में जनसंख्या अगर प्रगति करती है, जनसंख्या ज़्यादा होती है तो आर्थिक प्रगति यानी पैसे का, जीविकोपार्जन का जो विकास है वो ठप हो जाता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपके घर में आप 5 लोग हैं, किसी के घर में किसी के 5 बेटे बेटी है तो वो खुश रहता है, बहुत हैप्पी टाइप रहता है, मस्त रहता है, मज़े में रहता है। तो अगर ये 10 हो जाए, तो अगर ये 15 हो जाए और किसी के 1 है तो वो कितना हैप्पी रहेगा। तो किसी के 1 ही बच्चा है तो उसको सही एजुकेशन दे पाता है, उसको सही प्रॉपर वे से वो सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उसकी पूरी पढ़ाई करा पाता है, उसको सही सेटल कर पाता है। आर्थिक प्रगति उसकी जब कर पाता है जब जनसंख्या क्या हो, घर में कम हो। तो यही फॉर्मूला कहाँ लागू हो जाता है, पूरे देश में हो जाता है। अगर देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो नुकसानदेह होती है। तो आर्थिक प्रगति में कौन बाधा बनती है, जनसंख्या। किस देशों में, विकासशील देशों में। सामाजिक उत्थान को जनसंख्या कम है तो कर देती है और जनसंख्या कम है, ज़्यादा है तो बिठा देती है। उत्थान का मतलब विकास, समाज का विकास। समाज का विकास जब होता है जब वहाँ लोग अच्छे हो और कम हो। समाज का उत्थान कब होता है, जब वहाँ लोग कम हो, अच्छे हो। समाज का पतन कब होता है, समाज नुकसान की तरफ कब जाता है, जब वहाँ लोग ज़्यादा हो और अच्छे नहीं हो, कम पढ़े लिखे लोग हो तो समाज पतन यानी नुकसान की ओर जाता है। यानी आपका परिवार, आपका समाज, वहाँ कम लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, शिक्षित लोग होंगे तो समाज उत्थान की तरफ चला जाएगा। किस तरफ चला जाएगा, उत्थान की तरफ। और अनपढ़ लोग होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे और बहुत सारे होंगे
तब क्या चला जाएगा, समाज पतन की यानी नुकसान की ओर चला जाएगा। तो आर्थिक प्रगति को कौन बढ़ाता है, जनसंख्या का कम होना। सामाजिक उत्थान को कौन बढ़ाता है, जनसंख्या का कम होना। सामाजिक पतन कब होता है, जनसंख्या का ज्यादा होना। आर्थिक प्रगति कब रुक जाती है, जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। तो दोनों उल्टे चलते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी क्षेत्र का महत्वपूर्ण सूचक होता है, यानी इतिहास और संस्कृति को देखकर ही लोग वहाँ रहते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो लोग जुड़े रहते हैं, जैसे कि किसी शहर में दरगाह के आसपास देखोगे तो सांस्कृतिक मुद्दा ये कहता है कि वहाँ आपको मुस्लिम हमारे जो भाई है वह आपको वहाँ ज़्यादा मिलेंगे। धार्मिक कोई स्थल हिंदू का है तो हिंदू ज़्यादा मिलेंगे, जैनियों का है, ईसाइयों का चर्च है, जैनियों का ऋषभ देव का मंदिर है। तो जिस धर्म के अकॉर्डिंग, जिस संस्कृति के अकॉर्डिंग क्षेत्र होगा वहाँ उसी संस्कृति के लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो आप समझ रहे हैं जनसंख्या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक होती है। जनसंख्या किसी देश की प्रगति, सामाजिक उत्थान पतन, आर्थिक प्रगति उत्थान पतन का मुख्य बिंदु होती है, उससे ही किसी देश के बारे में पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। जनसंख्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जनसंख्या जो है उसके बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने सोचा वो थे कैसी। कौन थे भाई, कैसी। इनका पूरा नाम है कैसी जकारिया। क्या नाम है इनका, कैसी जकारिया। इन्होंने पहली बार 1991 में, कब की बात बता रहा हूं, 1991 में भारत के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं, भारत के केरल के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं भाई, भारत के केरल के रहने वाले हैं कैसी जकारिया। पूरे देश का नाम इन्होंने ऊंचा कर दिया, क्योंकि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था वही लोग सम्मान और अधिकार के हकदार होते हैं जो देश को कंधों पर उठाकर आकाश तक ले जाते हैं। तो ये वही व्यक्ति है कैसी जकारिया जिसने देश का नाम रोशन किया, और इसने पूरे विश्व को, पूरे संसार को कहा कि जून जुलाई में, कब, जून जुलाई में, किसमें, जून जुलाई में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है, जून जुलाई में इतनी खतरनाक भयंकर गर्मी पड़ती है कि लोग झुलस जाते हैं। अकेला आदमी बाहर निकल ही नहीं सकता, एक बाद में जाता है, एक फिर उसके बाद में जाता है। इतना तपन, इतना हीट होता है। तो इन्होंने जो समय बताया वो क्या बताया है, 11 जुलाई। क्या बताया इन्होंने, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है, पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। तो ये किसने, कैसी जकारिया के कहने पे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। वर्ल्ड फेमस हो गए, कौन, कैसी जकारिया। और भूगोल की आधारभूत संकल्पनाओं का इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और जनसंख्या की वृद्धि के बारे में सबसे पहले संकल्पना देने वाले जो विद्वान थे कैसी जकारिया, उनके परम शिष्य थे। तो देखिए क्या कहा था जनसंख्या की वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि क्या है, समय के दो अंतरालों के बीच, फॉर्मूले पढ़ रहे हैं हम, सूत्र पढ़ रहे हैं, समय के दो अंतरालों के बीच, समय के दो अंतराल। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ उदाहरण वैसे दिए हुए हैं, ये 2001, ठीक है, इसको गोल कर देते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। और यहाँ 2011, कितने साल का गैप है भाई, 10 वर्ष का। अब आपकी बात पकड़ में आ रही है, जनगणना कितने समय में हो रही है, 10 वर्ष में। 2 समय का अंतराल है, कितने समय का अंतराल है, 2 समय का, 11 और 1 के बीच में। बीच विशेष होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन की वृद्धि कहा जाता है। यानी इन दोनों समय के अंदर जनसंख्या की गणना जो है एक क्षेत्र में, यानी क्षेत्र कौन सा है, भारत है। क्षेत्र कौन सा लिया हमने यहाँ, भारत। कौन सा क्षेत्र लिया भाई, भारत, ठीक है। भारत में 10 वर्ष में 2001 से लेकर 2011 2 समय का अंतराल है। हमने एक क्षेत्र ले लिया, समय 2 ले लिया हमने। अब क्या जनसंख्या के आंकड़े में फर्क है, अब देखिए समय कौन कौन सा लिया है हमने, 2001 लिया है। कौन सा लिया है, 2001। दूसरा क्या लिया है, 2011। समझ रहे हो यहां तक आप। अब 2001 में जो जनगणना है हमारी, उसमें भारत की जनसंख्या 102.70 करोड़ है। कितनी है, 102.70 करोड़। खतरनाक भर भर के जनसंख्या है यहाँ पे। 121.2 करोड़ हो जाएगी कब, 2011 में। देखो 102 पॉइंट कब है, 2001 में। और 121 करोड़ हो गई, कितनी हो गई, 121.02 करोड़ कब बन गई,
2011 के अंदर कितनी जनसंख्या बढ़ गई यहाँ पे 18 पॉइंट कितनी बढ़ गई, इन 2 समय के अंतराल में 18.15 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। अब आप सोचो कितनी जनसंख्या है यहाँ पे। ये सिखा के कौन गया था, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। और हम 10 साल बात कर रहे हैं अंग्रेजों की जो मानसिक गुलामी है, हमने समय ही वही रखा है अभी तक। भारत जैसे महान देश में 10 साल बाद जनगणना हो रही है, 10 साल बाद तो हमें पता चल रहा है कि हमने जनगणना पे, जनसंख्या पे काबू पाया या नहीं पाया। बहुत गंदी बात है ये सिस्टम बदलना चाहिए। इसलिए आप जैसे भूगोलवेता तैयार हो रहे हैं। भारत 10 वर्ष बाद 2001 से 2011, देखो यहाँ क्या पढ़ रहे थे हम, 2 अंतराल है किसका, समय का। एक निश्चित भूभाग है, क्या है, एक क्षेत्र विशेष हमने लिया है। 2 आंकड़े समय के लिए, कितना परिवर्तन आया, 102 और 121, 18.15 करोड़ का अंतर आया। इसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं और मैं पहले आपको समझा चुका हूं। तो ये बात समझ में आई, जनसंख्या वृद्धि क्या है, 2 अंतरालों के बीच में जो वृद्धि हुई है, 2 समय के बीच में जो वृद्धि हुई है उसको 2 समय के बीच में देखा जाता है। अब मैंने जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या दी, एक निश्चित, अब समझना, एक निश्चित भूभाग, कौन सा, भारत, एक निश्चित समय, कौन सा, 1 से 11, 10 साल का समय, 2001 से 2011, एक निश्चित भूभाग भारत, एक निश्चित समय 10 वर्ष, होने वाले जन यानी लोगों की वृद्धि को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। अब यह इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन हमें तो सिंपल तरीके से याद करना है, निश्चित भूभाग पर निश्चित समय में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। इससे वास्तविक संख्या का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या की वृद्धि दर। भाई यहां तक तो आपके समझ में आ रहा है कि वो की वही बात दोबारा लिखी हुई है, कॉपी, बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे दर होता है प्रतिशत, दर क्या होता है, प्रतिशत, बस इतना सा मामला चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। ये जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में। यानी ये जनसंख्या में परिवर्तन है जो किस में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में। यानी जो यहाँ पे हमने देखे कि 18 करोड़ लोग जो बढ़े थे, उसको प्रतिशत के फॉर्म में दे दो तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या की वृद्धि दर क्या हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, आपने समझा, एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों की निश्चित संख्या जो होती है, निश्चित भूभाग पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या जो है उसको जनसंख्या वृद्धि कह रहे थे, और उसका प्रतिशत निकाल देते तो क्या हो जाता है, जनसंख्या वृद्धि दर। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल था, लेकिन ये दोनों जिसको समझ में आए उसको आगे समझ में आएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या की वृद्धि आ रही है, फिर क्या आ रही है, वृद्धि। लेकिन शब्द नया कौन सा आया, प्राकृतिक वृद्धि। नया शब्द कौन सा आया भाई, प्राकृतिक वृद्धि। समझिए कैसे, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतराल में जन्म और मृत्यु, इसको समझो, जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी जन्म और मृत्यु से किसी क्षेत्र की जनसंख्या कैसे बढ़ जाती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जनसंख्या वृद्धि निश्चित भूभाग पर निश्चित समय में लोगों की संख्या का बढ़ना घटना जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि दर जोड़ दिया, जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत निकाला जाता है जितनी जनसंख्या बढ़ी है उसका, ठीक है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि में जन्म और मृत्यु घुस जाते हैं। कौन घुस जाता है, जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि। कैसे, यानी उस क्षेत्र में कितने लोग जन्म लिए हैं। जैसे 18 करोड़ लोग भारत में 2001 से 2011 के बीच बढ़े, उन 18 करोड़ लोगों में से कितने लोग जो जन्मे हैं उनमें से जोड़ दिया 18 करोड़ में, अब जो जन्मे हैं उनमें से माइनस कर दो मृत्यु वाले, तो क्या आ जाता है, प्राकृतिक वृद्धि। या इतना आपको समझ में नहीं आता तो जो जनसंख्या उसमें से जो मरे हैं उनको माइनस कर दो, क्योंकि जन्मे हैं वो तो उसमें ऐड है, उसमें वो भी ऐड है जो पहले थे, तो उनमें से कुछ तो टपक गए, कुछ तो चले गए दुनिया छोड़ के, तो उनको माइनस करना है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी का घर है और उसके अंदर 20 लोग रह रहे हैं, 10 साल पहले 20 लोग थे, 10 साल बाद फिर जनगणना हुई 2011 में तो 30 लोग हो गए। तो दादाजी चल बसे थे और 3 पोते छोड़ गए थे, 3 पोते घर में हो गए थे, तो 3 पोते प्लस हुए, तो वो तो प्लस ही है 30 के अंदर, लेकिन दादाजी चले गए क्योंकि वो पहले से ही प्लस थे, तो उनको माइनस कर दिया, मृत्यु माइनस हो गई। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, प्राकृतिक वृद्धि। आगे बढ़िए, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल वृद्धि क्या है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। ये वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास प्लस उत्प्रवास
और लोग ये क्या हो गया सर, ये गड़बड़ी गड़बड़ है, सारा ही मामला इतने सब कुछ कैसे आ गए। देखिए कैसे 2000 में कब की बात कर रहे हैं, 2001 की बात कर रहे हैं और 2011 की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक निश्चित भूभाग पर निश्चित समय में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि, और प्रतिशत निकाला जाता है तो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है, और जब मृत्यु को माइनस कर देते हैं तो प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। अब ये कह रहा है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है। इस समय के दौरान मान लो कि वहाँ 18 करोड़ लोग थे, हम एक काल्पनिक आंकड़ा लेते हैं कि यहाँ 50 लोग हैं। कितने लोग हैं भाई यहाँ पे, 50 लोग हैं। कितने हैं भाई, 50 लोगों की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, दो 2001 से 2011 के बीच 50 लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं भारत में, 50। एक काल्पनिक आंकड़ा लिया है हमने, 50 लोग भारत में रह रहे हैं। 2001 में 50 लोग रह रहे हैं, लेकिन 2011 जैसे ही आया इन लोगों की संख्या बढ़कर 80 हो गई। कितनी हो गई, 80। यहां तक तो क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जनसंख्या वृद्धि हुई है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है, ये 50 लोगों में से 5 लोग ऐसे थे जिनकी जनगणना 2011 में हो गई। वो 5 लोग क्या है, 5 की मृत्यु हो गई। 5 की क्या हो गई भाई, मृत्यु हो चुकी है। 5 की क्या हो गई, 5 की डेथ हो गई। 5 की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखिए जन्म में से माइनस क्या कर रहे हैं, मृत्यु। ठीक है, तो 50 के 45 हो जाएंगे, आगे जो जोड़ेंगे वो हम जोड़ देंगे उसको। फिर आप्रवास किसी गांव से, कहां से, किसी गांव से जो कुछ लोग चलकर, माना कि आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए 5 लोग आए हैं। कितने लोग आए हैं यहाँ पे, 5 लोग आकर कहाँ रहने लग गए, बाहर से किसी विदेश से भारत में आए ऐसा मान लो, आकर यहाँ रहने लग गए। तो यहाँ 5 के माइनस हुए थे मृत्यु वाले, फिर यहाँ प्लस हो गए। यह आंकड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ से वापस चले गए तो 5 लोग या 3 लोग चले गए, तो 2 लोग अभी भी प्लस आ रहे हैं यहाँ पे। 5 की मृत्यु हुई थी, 5 जो है बाहर से आए थे, तो रेशो क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन 3 यहाँ से चले गए तो 3 माइनस आ गया। क्या आ गया, 3 माइनस आ गया। तो ये उत्प्रवास और आप्रवास था। अब एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। आपके घर के अंदर जो है 10 लोग हैं। कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। 2 बच्चों का जन्म हुआ, प्लस कर दिया यहाँ पे। ये पहले से ही प्लस है क्योंकि ये वास्तविक वृद्धि तो हम कर चुके थे। कितने लोग हैं यहाँ पे, 12 लोग। कितने लोग हैं, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जन्म इसमें ऐड है पहले से ही। अब दादाजी जो है, मैं नहीं कहता अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है ये कहना, लेकिन दादाजी एक समय उम्र हो जाती है, जाना ही होता है। दादाजी चल बसे, 1 माइनस हो गया कि जन्म में से क्या हो गया, 1 माइनस हो गया। लोग कितने रहे, 11। यहाँ तक फॉर्मूला समझ में आ गया आपके कि जन्म में से मृत्यु घटा रहे हैं, घटा दी। प्लस घर के अंदर 2 जो दादाजी के बड़े बेटे थे, दादाजी तो चल बसे, माइनस कर दिया, 11 लोग ही रहे। दादाजी के बड़े वाले बेटे हैं, उनकी शादी हुई, घर में 2 बहुएं आ गई। आप्रवास कितने लोग हो गए, 13। समझ रहे हो। उत्प्रवास दादाजी की एक बेटी थी जिसकी शादी कर दी, वो घर से ससुराल चली गई, तो वापिस एक क्या हो जाएगा, माइनस। लोग कितने रहे, 12। कितनी सिंपल चीज है, ऐसे करना है इसको। जन्म जो है वो तो ऐड है, जन्म में से तो मृत्यु माइनस कर दो, और जो आए हैं उनमें से जो गए हैं वो माइनस कर दो। गए हैं तो, नहीं तो रहना तो ये 12 लोग। अब क्या पढ़ रहे हैं, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, यानी प्लस जब होती है जनसंख्या, तो ये हमने देखी है। वैसे ये तब होती है जब 2 समय अंतरालों में, समय अंतराल वही 2011 और 2001, 1 और 11 के बीच में, 21 और 31 के बीच में ले लेंगे आने वाले समय में। तो जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, यानी कि मरने वाले जो लोग हैं वो तो कम हो और जन्मने वाले ज़्यादा हो, तब प्लस हो रही है जनसंख्या। क्या हो रही है, प्लस। यानी किसी क्षेत्र में, किसी गांव के अंदर जो है बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए काफ़ी लोग, और चिकित्सा सुविधाएं, प्रौद्योगिकी की सुविधाएं, तकनीकी की सुविधाएं इतनी है कि लोग एक्सपायर ही नहीं हो रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ धनात्मक वृद्धि होती है। क्या होती है, धनात्मक, क्योंकि जन्म हो रहे हैं वहाँ पे, क्या हो रहे हैं, जन्म तो हो रहे हैं, पैदा तो हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही किसी की, तो धनात्मक है। जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है, यानी जन्मने वाले अधिक है और मृत्यु दर कम है। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। जन्म दर पहले दिया होता है तो हम सोचते हैं कि जन्म दर जो है वो कम है, मृत्यु दर कम है। यहाँ पे जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है, तो
अधिक है मतलब जन्मने वाले अधिक है, समझ रहे हो। तो ये जन्म दर के लिए अधिक शब्द प्रयोग हुआ है, मृत्यु दर तो बहुत कम है। जब जन्म दर ज्यादा हो, क्या ज्यादा हो, जब जन्म दर किसी क्षेत्र की ज्यादा हो तो वहाँ ऑटोमेटिकली क्या होता है दोस्तों, धनात्मक वृद्धि होता है। तो बताओ ऋणात्मक में क्या पढ़ेंगे, अब आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए, या कोई लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर के लोग आ जाते हैं। जन्म दर है, या तो लोग जन्मे हैं किसी क्षेत्र में या बाहर से आकर वहाँ रहने लग गए। अरे सिंपल सी बात है, बिल्कुल आपके घर के अंदर जो है बुजुर्ग जो होते हैं वो बेचारे स्वस्थ है, जीवित है, कोई दिक्कत नहीं, घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, धनात्मक वृद्धि हो रही है। एक तो ये कारण धनात्मक वृद्धि का। दूसरा, कोई मेहमान आया हुआ है या फिर किसी की शादी हो गई या फिर बाहर से कोई आकर किराएदार वगैरह रह रहा है, आपके घर का सदस्य बन गया वो, तो वो बाहर से जो प्रवासी आए हैं वो आपके घर में रह रहे हैं, तो प्लस हो रहे हैं, तो धनात्मक हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक माइनस होती है, ऋणात्मक क्या होती है, माइनस। यदि दो समय के अंतराल में, वही कोई भी समय ले लो, 10 से 20 का, 20 से 30 का, दो समय का अंतराल होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि तो दिख ही रहा है आपको, जोड़ना क्या है, ऋणात्मक। ठीक है, जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ये तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए, यानी उसका विपरीत हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, जन्म दर मृत्यु दर से कम है, जन्मने वाले कम है और मरने वाले ज्यादा हैं। बाहर से आने वाले लोग कम है, जाने वाले ज्यादा है घर से, प्रवासी, तब क्या होती है, ऋणात्मक वृद्धि। तो हमने इस चीज को भी देखा। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है। आप पूछो क्या नहीं किए, सब कुछ जनसंख्या जो है इसी की देन है, प्रौद्योगिकी। बताओ, वेंटिलेटर नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होती, इतने डॉक्टर्स नहीं होते, इतनी चिकित्सा सुविधाएं नहीं होती, एम्बुलेंस वगैरह नहीं होती, नर्सेज, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सारी सुविधाएं नहीं होती, सुख सुविधाओं की कमी होती। एक व्यक्ति को तुरंत एरोप्लेन से, वायुयान से कहीं भी पहुंचा के उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। गांव के, घर के आसपास के क्षेत्र में हॉस्पिटल खुले हुए हैं। तो इतनी जो सुविधाएं हैं वो प्रौद्योगिकी की तरह यानी तकनीकी सुविधाएं हैं, और उससे जनसंख्या बढ़ती है या घटती है ये आप जानते हैं। जनसंख्या उससे बढ़ती है क्योंकि व्यक्ति बच जाते हैं। पहले जब महिलाएं बच्चों को जन्म दिया करती थी तो डिलीवरी के दौरान बहुत सारी लेडीज़ एक्सपायर हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा लेडीज़ें ख़त्म हो जाया करती थी, बहुत ज़्यादा औरतें जो है बच्चों को जन्म देने के वक्त ख़त्म हो जाया करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं बेहतरीन हो गई और हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अच्छी बात है कि अब जो जच्चा बच्चा या प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है, लेकिन स्वस्थ है, उसे बचा लिया जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे क्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है। तो प्रौद्योगिकी क्या है, जो मानते हैं उनके लिए सही है, और जो जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं उनके लिए प्रौद्योगिकी घातक साबित होती है। इसलिए कहते हैं अधिक तकनीकी का प्रयोग भी नुकसानदायक होता है। देखिए, मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन। पहले मानव खुद काम करता था, सुबह सुबह नरेगा जो चलती है, मनरेगा योजना, उसमें जाता था, खोता था। आजकल सब मनरेगा वाले इकट्ठे करके जितने भी पैसे आते हैं, जैसे मान लो एक व्यक्ति का 1000 रुपये, वो 100 रुपये वहाँ के लीडर को देगा। 1000 रुपये के अंदर जैसे भी बुलाई जाएगी और खुदान कार्य करके खोदा जाएगा किसी स्थान को, नाडी जो भी है, जो भी मेड वगैरह बनाना है वहाँ पर खोद दिया जाता है। तो किसका प्रयोग हो रहा है, बाप के इंजन का, मतलब है मशीनों का प्रयोग हो रहा है। सिर्फ बाप के इंजन का हमें उदाहरण नहीं लेना है, सारी मशीनों का, ऊर्जा का, पहले प्राणी ऊर्जा का, अब बाप के इंजन का, अब टेक्नोलॉजी का, अब तकनीकी का। तो पहले व्यक्ति लैंप जला के पढ़ा करता था, अब लाइट आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। प्रतिस्थापित हो गया, ये तो अच्छी चीज़ है। जिसने पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई, उसे कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। पहले कृषि करने के लिए मानव खुद बीज बोया करता था, खड्डे खोद खोद के एक एक बीज को बोया करता था, खुद ही उसके अंदर सफाई किया करता था। जो जो मतलब कचरा होता था फसल के बीच में, उसको वो काट कर साइड में करता था। लेकिन अब मशीन आ गई, अब व्यक्ति को कुछ करना ही नहीं पड़ता, कुछ भी फसल है मशीन काट देती। यानी बहुत कम उसकी जो श्रम है, उसकी जो मेहनत है वो 10% हो गई। 90% कौन करता है, मशीनें करती है। तो इससे औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा और कृषिगत उद्योग भी बढ़े, कृषि का उत्पादन भी बढ़ा। तो जनसंख्या वृद्धि में ये सहायता करती है, लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता।
पहले लोग खेतों में रात रात भर जाकर सोया करते थे। वहाँ पे जो है सांप, जंगली जानवर वगैरह आते थे, उन्हें काफ़ी खतरा होता था और कईयों को काफ़ी नुकसान भी हो जाता, कईयों की मौत भी हो जाती सांप वाप के काटने से। लेकिन अब नहीं होता। जंगली जानवर वगैरह जब खेत के अंदर घुसते हैं तो बाहर करंट की या फिर किसी प्रकार की ऐसी मशीनें लगा दी जाती है जिससे वो डर कर भाग जाते हैं। तो कई जगह नुकसान है तकनीकी का और कई जगह फायदा है। महामारी व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, जैसे आप देखते हैं गाँव के अंदर पोलियो का टीका लगाया जा रहा है। पहले पोलियो से बहुत मौत होती थी। अभी कुछ समय पहले बड़ी खतरनाक बीमारी आई, कौन सी? कोरोना। कोरोना के समय भी कोरोना के टीके लगे, किसी के फर्स्ट डोज लगी, किसी के सेकेंड लगी, किसी के 3 लगी। ये चिकित्सा का विकास है, लोगों को बचाने की सुविधा, ये तकनीकी तो है। सुविधाएं बड़ी, सुधार हुआ। स्वच्छता यानी भारत स्वच्छता मिशन चल रहा है। घर घर कचरे वाला आता है, सुबह बढ़िया गाना गाता है, कचरा बाहर लाओ तो आप दौड़ के जाते हैं। पूरे विश्व में मृत्यु दरों की तीव्रता से घटाने में योगदान दिया। तो टेक्नोलॉजी ने जो है धीरे धीरे पूरे विश्व में जो मृत्यु दर है वो धीरे धीरे घट गई और जनसंख्या क्या है, बढ़ गई। जन्म दर तो वैसे ही चल रही है जैसे चलनी है, वो उसी 108 की स्पीड में चल रही है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो घटती गई और जनसंख्या जो है बढ़ती गई। और हम चीन के बाद किस स्थान पर आते हैं? दूसरे स्थान पर। कैसी जकारिया क्या करे बेचारा, जनसंख्या ढोल बजा के जनसंख्या दिवस मना रहे। तो हमने ये काफ़ी बेसिक बातें समझी इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कितने समय में कितनी जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या के क्या क्या आंकड़े हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्रत्येक बच्चे तक पहुँचाइए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अब ज़्यादा कोई समय नहीं बचा बोर्ड के एग्ज़ाम का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।